तो हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में कस्टम पढ़ लिया था। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा इरिटेशन जरूर होता होगा, बट भाई टीचर का प्रिंसिपल है पुरानी चीजों को फिर से बताना। तो कस्टम को ही सिर्फ क्यों नहीं माना गया लॉ? क्योंकि भाई अलग अलग संस्कृतियां हैं, डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा है देश में, इसलिए सिर्फ कस्टम को लॉ नहीं मान सकते। ठीक है, लेजिस्लेशंस तो भाई बन गए, बट सिचुएशन अब क्या है उसके हिसाब से भी कुछ सोचना पड़ सकता है, इसलिए जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को भी लॉ माना गया है। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो जुडिशियल डिसीजंस की जो हम बात कर रहे थे बच्चों, अब हम उसको दो प्रजातियों में डिवाइड करते हैं। जज साहब ने डिसीजन दे दिया कि भाई ये जो पूरा राम जन्मभूमि का मुद्दा था, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि 1/3 जगह एक पार्टी को, 1/3 एक पार्टी को, 1/3 एक पार्टी को। बट हर पार्टी लड़ाई कर रही थी सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह के लिए, जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है। तो जिस पार्टी को वो जगह मिल गई, दे वर वेरी हैप्पी। वो कहेंगे बस 30 दिन का समय बीत जाए, वी विल स्टार्ट टेम्पल कंस्ट्रक्शन। क्यों सर 30 दिन वेट करेंगे? क्योंकि 30 दिन तक आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। फंडामेंटल इज ओके। तो भाई ये पार्टी खुश हो गई, बट 30 दिन का टाइम अभी इनको वेट करना पड़ेगा। ये लोग दुखी, और ये मूव कहां कर गए? सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो जुडिशियल डिसीजन इन्होंने दिया, ये काम कैसे करेगा। देर आर टू थिंग्स चिल्ड्रन। एक होता है रेशियो डिसिडेंडी, रीजन ऑफ डिसीजन, और दूसरा होता है ऑर्बिटर डिक्टा, सेड बाय द वे। आप एक कार के शोरूम में गए और आपको एक कार खरीदनी है BMW, और मान लीजिए BMW X5 आपको परचेज करनी है। आपने कहा भाई एक BMW X5 हमको परचेज करनी है, ये पर्टिकुलर मॉडल है। उन्होंने कहा भाई ये 1.45 करोड़ की है। आपने तुरंत चेक काटा और एक BMW X5 ऑर्डर कर दी। हर चीज डिसाइड हो गई, सिर्फ कलर पे डिसीजन हुआ ही नहीं अभी। आपको लग रहा है भाई ठीक है कलर तो ठीक ठाक आ ही जाएगा। यू वर एक्सपेक्टिंग अ रेड कलर, BMW तो भाई लाल चाहिए, स्पोर्टी लगेगा। बट उन्होंने ब्लैक मेटेलिक सिल्वर ऑर्डर कर दिया। तो कलर इज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस, मॉडल इज मोर इंपॉर्टेंट। बस वही डिसीजन यहां पे भी है बच्चों। रेशियो डिसिडेंटी रेफर्स टू द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट। जरूरी क्या है? मॉडल X5 और कलर कोई भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रेशियो डिसिडेंटी का मतलब होता है कि हमारे डिसीजन का रीजन क्या था। इट इज कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल विच इज डिसाइडेड बाय कोर्ट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस। तो लड़ाई किस बात की थी? ये जगह मेरी है कि ये जगह तेरी है कि ये जगह इनकी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है ठीक है जगह को बराबर से डिवाइड कर देते हैं, तीनों की लड़ाई खत्म। बट रियल स्टोरी वाज नॉट दिस की जगह को बराबर से इनको चाहिए। रियल स्टोरी इज यही वाली जगह सबको चाहिए। समझ में आ गया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोचा कि अगर बंटवारा कर देंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तो रीजन ऑफ द डिसीजन वाज पार्टीशन, वाज पार्टीशन, बट एक्चुअली इट वाज नॉट पार्टीशन, इट वाज दिस पर्टिकुलर प्लेस क्लेम। तो अगर आपकी मम्मी कह रही है कि भाई कल स्कूल में टिफिन में क्या लेके जाओगे, कुछ भी दे दीजिएगा। कुछ भी का मतलब क्या है? क्या मम्मी टिफिन के अंदर पेंसिल रख के दे दें, शार्पनर रख के दे दें? अरे कुछ भी मतलब खाने वाला सामान। ओके, तो कुछ भी आप बोल दिए, सेट बाय द वे हो गया, बट कुछ भी ऑटोमेटिकली खाने वाला सामान। मम्मी सोचेंगी ऐसी चीज टिफिन में दे जिससे पेट भर जाए, नहीं तो दूसरों के टिफिन में मुंह मारोगे, खानदान की बेइज्जती करा के चले आओगे। So it becomes general binding on the lower courts in future cases involving similar questions of law. तो अब ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट प्रयागराज ने जो डिसीजन दिया, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने, वो गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने पार्टीशन मांगा ही नहीं था, इन्होंने इस जगह का क्लेम मांगा था। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका रेशियो डिसिडेंडी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग दीज टू थिंग्स। ओके, तो अगर पार्टीज बोलती कि भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा है और इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कि भाई हमारा डिसीजन पार्टीशन का था, हमने पार्टीशन किया। बट अगर पार्टी बोले हमें वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डिविजन चाहिए थे, तो इन्होंने जो वर्टिकल डिसीजन दिया, इट इज सेट बाय द वे, बस टाइम पास डिसीजन तो दे दिया, बट मतलब का डिसीजन नहीं दिया। तो आपने मम्मी से कहा कि मेरे लिए हलवा बना दो। अब मम्मी कोई भी हलवा बना दे, हलवा तो गाजर का है, मूंग दाल का है, सूजी का है, बट आपको मूंग दाल का सबसे अच्छा लगता है। तो अगर आप बोले मूंग दाल का ही होना चाहिए, तो इट इज रेशियो डिसिडेंडी। कोई भी हलवा दे दो, मीठा खाने का कुछ मन कर रहा है, इट इज ऑर्बिटर डिक्टा। तो अब हम, हाँ बोल सकते हैं आप, ऊपर वाला मॉडल हो गया और नीचे वाला कलर। ऐसे जब कल को मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा,
उसके बाद जब मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ूंगा ना, तो उसमें दो बातें आएंगी, वारंटी नहीं एंड कंडीशन। तो मेरा पुराना डिजिटाइजर खराब हो गया तो बॉट अ न्यू वन। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक रेड बटन नजर आ रहा होगा, रेड बटन नजर आ रहा है। तो मैंने बोला कि भाई ये 10x6 का डिजिटाइजर अमेजोन वालों से मेरे को दे दो। उसमें लिखा था रैंडम कलर, आई सेड ओके, कलर जरूरी नहीं है, साइज और मॉडल सेम होना चाहिए। तो ये कलर जो है ये मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं वारंटी। बट मैंने कहा नहीं, मेरे को जॉगर जो इसमें लगा है, जूम जॉगर है, काम करेगा कुछ दिन बाद से। मैं ऐसे यहां से गोल गोल घुमाऊंगा, जूम हो जाएगी स्क्रीन। अभी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है मेरे को। तो मैंने कहा नहीं, रेड कलर मेरे को चाहिए, इट्स माय फेवरेट, देन इट इज अ कंडीशन। तो अगर मैंने बोला BMW X5e चाहिए, इट इज कंडीशन। कलर कोई भी, तो कलर इज अ वारंटी। BMW का व्हाइट सेरेमिक कलर ही चाहिए, तो कलर भी क्या बन जाएगा, कंडीशन। मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशन। समझ में आ गया? धैर्य भाई कह रहे हैं पापा से किसी भी लड़की से शादी करा दो, किसी भी लड़की से, अंबानी की लड़की हो, करीना कपूर की लड़की हो, किसी की लड़की हो, समझ में आ गया, शादी करा दो, कोई टेंशन नहीं। तो लड़की से मतलब है, किसी भी परिवार से आ रही है मतलब नहीं है, इट इज वारंटी। मैं तो वॉरेन बफेट की लड़की से ही शादी करूंगा, इट्स अ कंडीशन। समझ में आ गया? तो आपके पापा ने कहा कि भाई आज टीचर्स डे है, चलो सो कॉल्ड मम्मी भी टीचर हैं, तो मम्मी को थोड़ा सा सेलिब्रेशन देते हुए चलते हैं ताज में पार्टी करेंगे। किसमें? ताज। शॉफर ड्रिवन कार थी, एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है, इंडिया के किसी भी ताज में आप जा सकते हैं, इट्स अ वारंटी। धैर्य भाई कह रहे नहीं, ताज मान सिंह में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, या ताज उदय पैलेस में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो इट्स अ कंडीशन। तो वही चीज यहां पे, रेशियो डिसेंडेंडी इज अ कंडीशन एंड ऑर्बिटर डिक्टा इज अ वारंटी। टीचर ने कहा कल कॉपी ले आना, कोई भी कॉपी ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज ऑर्बिटर डिक्टा। होमवर्क कॉपी जरूर लाना, चेक करनी है कल मेरे को, इट इज रेशियो डिसेंडेंडी। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, 500 मीटर्स फ्रॉम द रिवर बैंक किसी भी तरह का कमर्शियल या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया, इज दैट क्लियर? वहां पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी आपसे, और आपने मेरे को ये बात बताई नहीं, और मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। जब मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाया, और उन्होंने मेरी बिल्डिंग को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, शोइंग मी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मैंने कहा भाई ये तो गलत चीज है, ये तो मैंने जमीन खरीदी थी, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी वुड से कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, क्योंकि ऐसा कानून है। फिर मैं भी चला गया कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई चेन्नई हाईकोर्ट में एक बार ऐसा डिसीजन आया था, और वहां पे लोगों को क्योंकि काफी जान माल का नुकसान हुआ, तो हमने रूल बना दिया, रिवर बैंक से 500 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन कमर्शियल या रेजिडेंशियल पॉसिबल तो है, बट अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप खेती कर लीजिए वहां पे, समझ में आ गया? रिजॉर्ट भी नहीं खोल सकते, खेती कर लीजिए। और खेती करने के लिए, जानवर को बांधने के लिए एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो ब्रिक्स और सीमेंट से नहीं होना चाहिए। इट कुड बी पिलर लगा लीजिए, लोहे के शेड लगा लीजिए, दैट इज अलाउड। तो अब बेसिक डिसीजन क्या है भाई, 500 मीटर्स फ्रॉम द रिवर बैंक, तो ये क्या हो गया, रेशियो डिसिडेंडी, रीजन ऑफ द डिसीजन, ताकि जानमाल का नुकसान ना हो। लॉजिक समझ में आ गया? बट अगर स्विमिंग पूल है किसी होटल में, उसके बगल में एक रूम बनाया गया है, इज दैट क्लियर, उसके बगल में, वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवर बैंक की बात हो रही है। तो स्विमिंग पूल में थोड़ा पानी कहीं से नेचुरली भरेगा और डूब जाएगा सब कुछ। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो कंस्ट्रक्शन ना करवाना इज रीजन ऑफ डिसीजन। समझ में आ गया? साथ में ये भी बोला गया, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि भाई आप थोड़ा सा टेम्परेरी हटमेंट बनवा सकते हैं वहां पे जानवर को रखने के लिए, गैया भैंस इस तरह से। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेड बाय द वे। तो मम्मी कहने चलो रेडी हो जाओ, बर्थडे में जाना है, मौसी के बेटे का बर्थडे है। आप भाई जोकर टाइप के कपड़े पहन लिए, रेड कलर की शर्ट, पिंक कलर की पैंट, ग्रीन कलर की टोपी। मम्मी कह रही बेटा सर्कस में नहीं जाना, बर्थडे में जाना है, कुछ सही पहनो। आपने स्कूल ड्रेस पहन ली। तो मम्मी कह रही है बर्थडे में जाना है, कुछ अच्छा पहन लो। ये अच्छा पहन लो क्या हो गया, सेट बाय द वे। मम्मी ने बता दिया ड्रेस कोड यही है बर्थडे पार्टी का, दैट इज रीजन ऑफ डिसीजन, रेशियो डिसिडेंडी। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ऑर्बिटर ऑफ अ हायर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट के आगे एस लिखा है बच्चों, क्योंकि हाई कोर्ट ढेर सारे होके, बस सुप्रीम कोर्ट एक।
is given due consideration by lower courts and it has an impact as well. So what I mean to say is this, अपर कोर्ट का डिसीजन लोअर को मानना ही मानना है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता. इट इज रेशियो डिसिडेंडी. लोअर कोर्ट कुछ हद तक उसको माने, कुछ हद तक ना माने, दैट इज ऑर्बिटर डिक्टा. तो आप काफी बातें पापा मम्मी की मानते होंगे, माननी ही पड़ेगी, नहीं तो सुतैया हो जाएगी कायदे से. इट इज रेशियो डिसिडेंडी. कुछ चीजें नजरअंदाज कर दी, इट इज ऑर्बिटर डिक्टा. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो लिखा भी है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस व्हिच आर जनरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जज एंड डू नॉट हैव अ बाइंडिंग अथॉरिटी. शेड किस चीज का बनवाएं, एस्बेस्टस लगवाएं कि टीन की चादर लगवा लें कि प्लास्टिक फाइबर शीट लगवाएं, वो कुछ भी करवा लो. सीमेंट सैंड का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. तो एनिमल को तो आप तुरंत भगा सकते हैं, बट बिल्डिंग बनाने के बाद आप बिल्डिंग किराए पे देंगे, जहां लोग रहेंगे जान माल का नुकसान ज्यादा होगा. इंटेंसिटी ऑफ डैमेज कम करने के लिए ये रूल बनाया गया कि रिवर बैंक से 500 मीटर पे कोई कंस्ट्रक्शन इंडिया में अलाउड. रिवर कुड बी सी, ओशन, एनी नेचुरल हायर और ब्रॉडर और वाइडर बॉर्डर वाटर बॉडी बोली गई है. इसका बच्चे समझ गए? कोई क्वेरी किसी की? समझ गए सब लोग? हाँ, वो वारंटी गारंटी अलग होता है. हाँ, नहीं, यहाँ पे जो बात जरूरी है वो रेशियो डिसिडेंडी है, और जो टाइम पास है वो ऑर्बिटर डिक्टा है. समझ में गया? जैसे आपको खाना खाना है तो प्लेट में आप दाल, चावल और कटोरी में दाल रख सकते हैं, यही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज रेशियो डिसिडेंडी. बट कुछ जाहिल ऐसे होते हैं बाउल में ही दाल चावल एक साथ मिला खा लेते हैं, इट इज ऑर्बिटर डिक्टा. तो हर सुप्रीम कोर्ट की बात और हाई कोर्ट की बात जो लक्ष्मण रेखा है, जुबान है, चेंज हो ही नहीं सकती. इट इज रेशियो डिसिडेंडी. जो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट पे इट इज ऑर्बिटर डिक्टा. मैंने होमवर्क दिया बच्चों को कि भाई इस पे एक शॉर्ट नोट बना के आ जाइए. ठीक है सर, कब सबमिट करना है? जब मानो तब सबमिट कर देना. तो ये मेरे शब्द क्या हो गए? ऑर्बिटर डिक्टा. कल शाम तक आ जाए मेरे पास. इट इज रेशियो डिसिडेंडी. समझ गए? समझ गए? घर में ढेर सारी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी उठा के आप स्कूल जा सकते हैं, इट इज ऑर्बिटर डिक्टा. बट जो गाड़ी आपको दी गई है वही चलानी, दूसरी चला तो हाथ काट देंगे, इट इज रेशियो डिसिडेंडी. समझ में आ गया? पक्का? क्लास में टीचर आया लॉ का, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दी उसने, ये सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आता है. तो लॉ के टीचर का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, पॉलिटिकल साइंस के टीचर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना क्या है? ऑर्बिटर डिक्टा है. लॉ का टीचर लॉ पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इट इज रेशियो डिसिडेंडी. समझ में आ गया? रेस्टोरेंट में गए, बटर पनीर मसाला ले आओ 2 प्लेट, रेशियो डिसिडेंडी. पनीर की बढ़िया सब्जी ले आओ, ऑर्बिटर डिक्टा. समझे बात को? चलिए, सो कंक्लूजन इज कि भाई इंडिया में जो हमारे ये प्रेसिडेंट सिस्टम है, ये कोर्ट की हायरार्की के हिसाब से है. सुप्रीम कोर्ट की बात कौन कौन मानेगा? हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट. हाई कोर्ट की बात कौन कौन मानेगा? सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और उसी हायरार्की के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन ये स्ट्रक्चर बना है. बट सुप्रीम कोर्ट की एक सुपरमेसी शुरू से रही है. एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? सबको ये पता है 28 जनवरी 1950 आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया. और इसके पहले क्या था? 2 चीजें थी. एक प्रिवी काउंसिल था, नेताओं की चापलूसी, और दूसरा फेडरल कोर्ट. इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स. एपेक्स का मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है. अब ध्यान देने वाली बात है, गर्भ जी के सवालों का जवाब आज फिर मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो सारे कोर्ट्स पे लागू होते हैं बच्चों. व्हेन वी से ऑल कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स. अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू होगा बच्चों? लोअर कोर्ट. इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा. within the jurisdiction of that particular high court, decision of high courts are not binding beyond their respective jurisdiction. jurisdiction मतलब कितनी औकात है आपके डिसीजन को लोगों के मानने की. उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसका जो नियम कायदा कानून जजमेंट होगा, सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट यूपी के अंदर ही चलेगा, दूसरे स्टेट में नहीं चलेगा. न्यू दिल्ली में उनका हाई कोर्ट है, उसका डिसीजन चलेगा. इज दैट अंडरस्टूड? आ रहा है पॉइंट आ रहा है. डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स however have persuasive value for the other high courts and subordinate court beyond their jurisdiction. अगर चेन्नई हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया, ऑब्वियसली बात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बोलेंगे ना, कानून के दायरे में रह के बोलेंगे,
और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को इंपॉर्टेंट लगता है तो यहां पे भी लागू होगा, तभी वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बनेगा। दूसरे कोर्ट का नहीं तो जुडिशियल प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। नकल किसको बोलेंगे? ओरिजिनल का डुप्लीकेट। भाई आपने पहली बार कोई चीज बनाई, वो थोड़ा नकल हो सकती है। इज दैट क्लियर? पक्का? तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन स्टेट के अंदर होता है, बट मेनी अ टाइम दूसरे हाई कोर्ट की चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं उनका एसी हम इस्तेमाल कर लेंगे, चीजों को मतलब उनके डिसीजंस को हम अपने यहां लागू करवा सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? अब बच्चों एक मजेदार बात आती है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजंस। मतलब सर, अगर 2 साल पहले बोला था कि 20 साल इज द वैलिड एज ऑफ मैरिज, वो उसको बढ़ा के 21 भी कर सकते हैं, घटा के 19 भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जो बोल दिया लक्ष्मण रेखा बन गया। अब यहां पे कहानी है, with an exception smaller bench is bound by the decision of a larger bench। ये क्या होता है? 5 लोग मिलके केस सुनेंगे, 3 लोग मिलके केस सुनेंगे, 9 लोग मिलके केस सुनेंगे। समझ में आ गई बात? अगर एक पर्टिकुलर केस है जिनको 3 जजेस ने सुना, समझना क्या, उनकी बात को ये वाले 3 जज ओवर रूल नहीं कर सकते। बट अगर इस केस को 3 जजों ने सुना, अगली बार वैसा ही केस या उसी केस को 5 जज सुन रहे हैं, तो इनकी बात को ओवर रूल कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो कहने का मतलब, अगर पहले 3 लोगों की बेंच ने कोई केस डिसाइड कर दिया, बाद में वो केस फिर से रिव्यू हुआ, 5 जजों ने उसको रिव्यू किया, तो ये 3 की बात को काट सकते हैं। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो यही लिखा है, विद एन एक्सेप्शन अ स्मॉलर बेंच इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द लार्जर बेंच। फिर रिव्यू हुआ, 5 वालों ने 3 को साइड लगाया था, 9 वाले 5 को लगा देते हैं। बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल ग्राउंड्स पे होता है, बट होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं पूरी तरह से समाप्त।